तो कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के सामान्य अध्ययन की जो सीरीज शुरू करी गई थी, आज उसकी 5वीं क्लास है। तो आइए आज का हम प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम युग कौन सा है? हमारे विकल्प हैं साका युग, मुहम्मदी युग, बौद्ध युग या विक्रम युग। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, बौद्ध युग, यानी सबसे प्राचीनतम युग बौद्ध युग है। बौद्ध युग भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6ठी शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां महाजनपद विद्यमान थीं तथा बौद्ध युग प्राचीन भारत का प्राचीनतम युग है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र या रेडियो? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी रेडियो भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम है। मुख्य रूप से सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए रेडियो सुनते हैं। रेडियो खर्चीला माध्यम नहीं है। यह हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन का सुलभ साधन है। ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते तथा देख नहीं सकते, रेडियो समाचार के माध्यम से दिन प्रतिदिन हमारे आसपास हो रही घटनाओं से रेडियो के माध्यम से परिचित रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। हमारा विकल्प है मांग चक्र, आपूर्ति सप्लाई वक्र, मूल्य वक्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी आपूर्ति सप्लाई वक्र। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? हमारे विकल्प हैं जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जनसंख्या पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति आर्थिक और गैर आर्थिक कारक दोनों पर निर्भर करती है। यह जनसंख्या के आकार, कुल जनसंख्या में से कार्य करने 11 के लिए उपलब्ध श्रमिकों की कुल संख्या, कार्य के घंटों की संख्या, कार्य की तीव्रता, श्रमिकों की कुशलता, कार्य के प्रति उनकी तत्परता और श्रम की गतिशीलता पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? हमारे विकल्प हैं निर्देशित कीमतें, आर्थिक नियोजन, लोक स्वामित्व या निजी स्वामित्व। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निजी स्वामित्व है। एक निजी स्वामित्व वाला उद्यम एक व्यावसायिक उद्यम है जो निजी निवेशकों, शेयरधारकों या मालिकों और राज्य संस्थानों के विपरीत है, जैसे कि सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्यम और सरकारी एजेंसियां। हमारा अगला प्रश्न है, कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में विद्यमान नहीं रह सकता? हमारे विकल्प हैं लोकतांत्रिक सरकार, राष्ट्रपति की सरकार, संसदीय सरकार या किसी भी प्रकार की सरकार। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी किसी भी प्रकार की सरकार के बिना कोई भी राज्य अस्तित्व में विद्यमान नहीं रह सकता। किसी भी प्रकार की सरकार के बिना कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं रह सकता है। भारत में संसदीय प्रकार की सरकार का शासन चलता है, जिसमें संसद राष्ट्रपति तथा लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। भारत ने यह संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड के नमूने या आदर्श पर अपनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और पहला राज्य गुजरात का है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र है सूती वस्त्र उत्पादन में। अगला प्रश्न है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा है? अग्रोग्राफ, इंडियोग्राफ, सिस्मोग्राफ या तापलेखी थर्मोग्राफ? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्रों सिस्मोमीटर के साथ किया जाता है, जो सिस्मोग्राफ भी कहलाता है। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक यानी न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व
अस्तनाग्र कोशिका है? शुक्राणु, लसिकाणु, लोहित कोशिका या अंड कोशिका? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी लोहित कोशिका। लोहित कोशिका या लाल रक्त कोशिका रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी है। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। यह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन रक्त कण रंजक द्रव्य में यह धातु समाविष्ट होती है, यानी कौन सी धातु समाविष्ट होती है? तांबा, लोहा, मॉलिब्डेनम या मैग्नीशियम? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी लोहा। अगला प्रश्न है, सिख सेना कहलाती थी सिंह दल या सिंह दल, अकाली, खालसा या गुरुद्वारा? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी सिख सेना खालसा कहलाती थी। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का समूह रूप है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या धुआं? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है। वैसे तो वायु प्रदूषण के लिए चारों कारक इस्तेमाल हैं, पर सामान्य कारण धुआं ही है। सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रमुख वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ या कोयले के जलने से निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? वनों का संरक्षण, प्रदूषण में बढ़ोतरी, वन्य जीवों का संरक्षण या पारिस्थितिकीय संतुलन? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई थी। औद्योगिक विकास ने मानव को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के साथ ही सामाजिक आर्थिक संरचना को नया आयाम प्रदान किया है। इसके साथ ही उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या भी औद्योगिकीकरण की ही देन है। औद्योगिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से विदोहन तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण अपरिहार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण, वसंतीकरण, खमीरीकरण या रेटिंग? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण कहलाती है। दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसका निर्माण दूध के जीवाणुज किण्वन द्वारा होता है। लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में परिवर्तित कर देता है। साथ ही इसकी विशेष बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद या औरंगाबाद? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं औरंगाबाद के समीप स्थित हैं। एलोरा, जिसका मूल नाम वेरूल है, एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद, महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। अपने स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी 18 वर्ष। ये सबको पता है कि भारत के नागरिक 18 वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। भारत के नागरिक 18 वर्ष में वोट दे सकते हैं। 61वां संशोधन 1989 के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव किया गया था। पहले 21 वर्ष में वोट दिया जाता था। अगला प्रश्न है, द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन हैं? कुशल दास, राममूर्ति, सलमान रुश्दी या जॉन ग्रिशम? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी सलमान रुश्दी द सैटेनिक वर्सेस के लेखक हैं।
सर अहमद सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उन्होंने अपने दूसरे उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसे 1981 में बुकर पुरस्कार मिला। उनके अधिकांश प्रारंभिक उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित हैं। उनकी शैली का वर्गीकरण अक्सर ऐतिहासिक कल्पना के साथ संयोजित जादुई यथार्थवाद के रूप में किया जाता है और उनकी कृतियों की प्रमुख विषय वस्तु पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के बीच कई रिश्तों के जुड़ने, अलग होने और देशांतरणों की कहानी रही है। उनका चौथा उपन्यास सैटेनिक वर्सेस, जो कि 1988 में आया था, विवाद के केंद्र में था, जिसके तहत मुसलमानों की ओर से पहले कैट्स स्टीवेंस के नाम से ज्ञात यूसुफ इस्लाम सहित कई देशों में इसका विरोध हुआ। कुछ विरोध प्रदर्शन हिंसक थे, जिसके दौरान रुश्दी की मौत की धमकी मिली और फरवरी 1989 में तत्कालीन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी द्वारा जारी किए गए फतवे का सामना करना पड़ा। फतवा एक धार्मिक आज्ञापत्र होता है। उनकी हत्या करने के ऐलान की प्रतिक्रिया के रूप में रुश्दी ने लगभग एक दशक मुख्यतः भूमिगत होकर बिताया, जिसके दौरान कभी कभार वे सार्वजनिक रूप से प्रकट होते थे, लेकिन उन पर एक लेखक के रूप में नियंत्रणकारी प्रभाव डालने वाले और सन्निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरे के रूप में फतवे के खिलाफ वे मुखर रहे। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीकी किसके द्वारा होती है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण, इलेक्ट्रोपोरेशन, वार्षिक घेरों को गिनकर या माइक्रो परिचालन द्वारा। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी द्वारा वातावरण में कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, C12, C13 तथा C14। यहाँ ये संख्याएं कार्बन के आणविक भार को इंगित कर रही हैं। इन तीनों में C14 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, अर्थात यह रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करता है। इसकी अर्ध आयु 57 से 30 वर्ष होती है। हमारे शरीर में कार्बन की ये तीनों समस्थानिक उपापचय की क्रियाओं के फलस्वरूप वातावरण से शरीर तथा शरीर से वातावरण में संचारित होते रहते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो यह संचरण रुक जाता है और ये समस्थानिक शरीर में एकत्र रह जाते हैं। C14 रेडियो एक्टिव होने के कारण इसका क्षरण होता रहता है और C14 की जीवाश्म में शेष मात्रा और इसकी अर्ध आयु के आधार पर उस जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुच्छकेशी बीज किसके साथ के बीज होते हैं? हमारे विकल्प हैं लंबे बाल, कड़े बाल, कांटे या पंख। इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी गुच्छकेशी बीज लंबे बाल के बीज के साथ होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? वायु का घनत्व, वायु का दबाव, वायु का ताप या वायु की आर्द्रता। इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी वायु में ध्वनि का वेग वायु के दबाव पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार माध्यम के तापमान में वृद्धि से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, इसलिए ध्वनि का वेग आर्द्रता पर निर्भर करता है। हालांकि उत्पादित परिवर्तन बहुत कम है। अगला प्रश्न है, डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डायनेमो एक विद्युत जनरेटर है जो एक दिक् परिवर्तक का उपयोग करके प्रत्यक्ष विद्युत धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किससे बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं? इसमें हमारा विकल्प दिया है दूर शिक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स या मल्टीमीडिया। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हम लोग बकाया हिसाब का पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार की यौगिक बनाती है? -3 से +5, -3 से +3, -3 से +4 या -3 से +6। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी -3 से +5। हमारा अगला प्रश्न है, C6H14 का अगला उच्च सजातीय कौन सा है? C7H14, C7H12, C6H12 या C7H6। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी C7H6 C6H14 का अगला सजातीय है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।